बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क बिलखसूस सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन की जो लहर है उसमें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। 12 रोज कबल ओमिक्रॉन के शिकार मरीजों की जो तादाद चंद 100 में थी, हफ्ते के रोज हजारों में रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त मजमूई तौर पर कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद 4286 है। इनमें से निस्फ केसेस जो हैं वो सिंध से रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 92% सिर्फ कराची से थे। 3 करोड़ आबादी के शहर में कोरोना के फाल केसेस बढ़कर 18,585 हो गए हैं और इनमें से 229 मरीजों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं कि कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 40% तक पहुंच चुकी है, जो इंतहाई खतरनाक किस्म की सूरत हाल है, जिसे देखते हुए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने हफ्ते के रोज अपने इजलास में हालात का जायजा लिया और कुछ अहम फैसले भी वहां पर किए गए हैं। इस सिलसिले में इतवार को सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास भी तलब हुआ था, जिसमें तालीमी इदारों में नई एहतियाती तदाबीर का तयन हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत सिंध ने अपने इजलास में अवामी मकामात, खरीदारी के मराकज़, शादी हॉल, सरकारी और निजी दफातर और तालीम गाहों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया, जबकि शादी ब्याह के जो फंक्शंस होंगे वहां पर मेहमानों को खाना जो है वो डब्बों में फराहम किया जाएगा और वैक्सीनेशन मुहिम पूरे सूबे में तेज की जाएगी। वैक्सीनेशन का अमल भी सुस्तरवी का शिकार है। हुकूमत की जानिब से सेट किया गया टारगेट इस तरह हासिल नहीं हो सका। अगर हालात में अबतरी इसी तरह से जारी रही तो फिर लॉकडाउन के सिवा शायद कोई चारा बाकी ना रहे, लेकिन इस सूरत में मईशत का पहिया रवा रखे जाने की क्या कोई जमानत होगी? दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने वीडियो लिंक के जरिए NCOC के इजलास में बताया कि पंजाब के तालीमी इदारों के 85% बच्चों को मुकम्मल तौर पर हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। सूबे में कोरोना की जो सूरत हाल है वो काबू में है और 57% आबादी को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट कर लिया गया है। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि पहले ही तालीम का बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए तालीमी इदारों को बंद करना नहीं चाहते। सूरत हाल इस वक्त कितनी अंडर कंट्रोल है, क्या फैसले किए जाने चाहिए, क्या लॉकडाउन लगाने से और तालीमी इदारे बंद करने से ओमिक्रॉन से छुटकारा पाना वाकई मुमकिन होगा और क्या हमारी मुल्की मैशत इतनी मुस्तहकम है कि लॉकडाउन के बावजूद अपने पाँव पर खड़ी रहेगी? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से वो सूरत हाल पैदा हो सकती है जैसे कोविड-19 के फैलाव यानी पहली लहर के दौरान या दूसरी लहर के दौरान हमने देखी थी कितनी खौफनाक सूरत हाल थी। इसी पर जो है वो हम बात करेंगे। डॉक्टर सजाद कैसर साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरा मुल्क बिलखसूस सिंध ओमिक्रॉन इस वक्त हल्का मचाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। सर के ऊपर डॉक्टर कैसर सजाद साहब, सेक्रेटरी जनरल PMA हमारे साथ इसी पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम इसकी पीक देख रहे हैं इस वक्त या फिर ओमिक्रॉन अभी और रंग दिखाएगा? अभी इसकी पीक आना बाकी है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी तो पीक मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते मिड ऑफ दी फैब मेरा ख्याल है कि पीक आ सकती है। लेकिन सूरत हाल जो इस वक्त अभी है आयशा, ये बहुत अलार्मिंग है और हर आदमी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये चूंकि ये इस तरह से तो बड़ा आगे बढ़ता चला जाएगा, ये जो सिस्टम है ये काफी मैं समझता हूँ कि खराब सिचुएशन होती जा रही है। चूंकि कहीं पर कोई रोक टोक नहीं है, हर आदमी आप किसी जगह चले जाएं, शादी में कोई लिमिटेशन नहीं है, लोग हजारों लोग बुला रहे हैं। कहीं गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं है कि 100 लोग बुलाएं और या 200 लोग बुलाएं। इसी तरह से कराची की अगर बात करें तो देखेंगे कराची में लोगों को घर से बुलाया जा रहा है कि आप आए, फूड फेस्टिवल हो रहा है कराची ईट के नाम से, फिर वो एक एनुअल फेस्टिवल मन रहा है। तो ये मेरे ख्याल में ये रवैया बहुत ही खतरनाक है और इससे और अच्छी खासा इजाफा होगा। और मैं समझता हूँ अगले वीक या 2 वीक के बाद मैं समझता हूँ कि केसेस और बढ़ेंगे अगर हमने अभी से काबू नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब ओमिक्रॉन आया तो इसके साथ कुछ चीज़ें भी जुड़ी, जिस तरह फॉर एग्जांपल कहा गया कि जी ये उतना खतरनाक नहीं है जितना पहली 2 लहरों में हमने देखा है कि कोविड का वायरस खतरनाक था। अभी जो नई लहर है जिसका नाम ओमिक्रॉन है ये उतनी खतरनाक नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि 229 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। तो मुझे बताइएगा कि क्या फ़र्क है, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि उतना खतरनाक नहीं है, शायद इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा इसको उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे और बहुत ईजी ले रहे हैं? देखें, ये बात दुरुस्त है कि दुनिया में जो डाटा आ रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है या बिल्कुल भी इसमें अमवात नहीं हो रही हैं, हो रही हैं। लेकिन कंपैरिजन अगर करें आप डेल्टा वेरिएंट से जो इससे
चौथी लहर हमारे पास आई थी जिसने बड़ी तबाही मचाई दुनिया में, और खासकर वो इतना बिगड़ गया इंडिया के अंदर और इंडोनेशिया में कि सब ने देखा कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई है। तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम इनके होते हैं ओमिक्रॉन के, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि माइल्ड टू मॉडरेट यानी कि उसमें नजला जुकाम फ्लू लाइक सिम्टम होता है, गला खराब है, खांसी हो गई, बुखार कभी कभार बहुत तेज होता है, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर खुदा ना खास्ता ओमिक्रॉन जब ये म्यूटेट होते होते पाकिस्तान में ही कोई नया वेरिएंट बना ले और या डेल्टा वेरिएंट के साथ मिलके, डेल्टा तो हमारे पास है ना इस वक्त, डेल्टा भी तो है। जब ओमिक्रॉन आया था तो उससे पहले हमारे लेस देन 1% की बात होती थी, 500 600 400 डेल्टा वेरिएंट था जिसकी बताते थे। उसके बाद अब अगर वो मिक्स हो जाता है तो एक नया वेरिएंट बन सकता है। दूसरा, ओमिक्रॉन खुद अपनी शक्ल चेंज करके सीवियर हो सकता है और अपने लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें तो ये करना होगा कि हमें अपने आप को तैयार रहना होगा और इस बीमारी के फैलाव को रोकना होगा। हम बहुत ज्यादा इस बीमारी को फैला रहे हैं, जिसकी वजह से खतरा है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसलिए चूंकि हमारे लोगों को हो जाती हैं जिसकी वजह से एहतियात फिर उस तरह से नहीं की जाती। कुछ रोज़ पहले इस तरह की खबरें भी आना शुरू हुई कि जो यूरोप में कुछ जगहों पर, जिस तरह स्पेन का हवाला दिया गया कि वहाँ पर जो है अब इसको एक नॉर्मल फ्लू की तरह लिया जा रहा है, मास्क मैंडेटरी नहीं है और अब वहाँ पर गवर्नमेंट ने कह दिया जी कि यू हैव टू लिव विद इट। तो इसकी वजह से भी काफ़ी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो पैदा हुई। मुझे बताइएगा कि ये तरीक़ाकार कोरोना को डील करने का ठीक है आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल में देखें, ये जुमला तो बिल्कुल हम तो डे वन से कह रहे हैं कि आपको कोरोना के साथ जीने का तरीका आना चाहिए। अब आपको कोरोना के साथ ही रहना है और यकीनन हम कह रहे हैं कि अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त ना किसी चीज को लॉकडाउन करने की जरूरत है, ना किसी चीज को बंद करने की जरूरत है, लेकिन ये जरूर है कि आपको इसके साथ रहने का तरीका आना चाहिए और वो बहुत आसान है। एक तो वैक्सीन लगाइए और इसके एसओपीज पे अमल दरामद करें। मुझे नहीं पता कि मास्क को हटाया जा रहा है, मास्क तो नहीं हटाना चाहिए, मास्क को मैंडेटरी होना चाहिए ताकि आप एक दूसरे को बीमारी ना लगाएं। तो लेकिन काम अपना सारा करते रहे आपको कहीं जाना है, कहीं गुफ्तगू करनी, किसी के साथ बैठ के खाना खाना है तो आप फासला रख लें, क्योंकि खाना खाते वक्त मास्क नहीं लगा सकेंगे आप। तो डॉक्टर साहब, यानी आप ये रिकमेंड करेंगे कि लॉकडाउन्स लगाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने से रोकने की जरूरत नहीं है, तालीमी सिलसिला कट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अब इसके साथ जीना आना चाहिए और हम अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपनी रूटीन जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही समझा है कि हमें चाहिए कि हम अक्लमंदी का मुजाहरा करें। हमें चाहिए कि ये जितनी भी चीजें हैं, दुकानें खुली हुई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, शादी हॉल, रेस्टोरेंट है, रोजमर्रा की चीजें हैं, हम चाहते हैं कि ये चीजें खुली रहें। तो उसका तरीका यही है कि आप मास्क पहने, लोगों से गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, वो एक तरीके को अडॉप्ट करें तो ये चलता रहेगा। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जब ये केसेस बढ़ेंगे तो मजबूरन आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपको चीजों को बंद करना पड़ेगा, लोगों को घर बैठाना पड़ेगा। तो मैं हमेशा कह रहा हूं, मैं सरकार से भी यही बात करता हूं, आपके तवज्जो से दोबारा कह रहा हूं कि जी आपको सख्ती करनी पड़ेगी। आपने 4 वेव्स में सख्ती नहीं की। आपको देखें, किसी का शादी हॉल पे अगर लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं या फासला नहीं रखा हुआ है आप लोगों ने, उस शादी हॉल को बंद करें। इसी तरह से रेस्टोरेंट को बंद करें, किसी ऑफिस को बंद करें, किसी बैंक को बंद करें, तो आपको फिर इस पे काबू पाया जा सकता है। ईमानदारी के साथ अपना कारोबार खुला रखना चाहते हैं तो ये आप ही की जिम्मेदारी है कि एसओपीज पर अमल भी जो है वो आप ही करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करना, और नहीं तो आप देखिए कि ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा आयशा, कि हम आज 5वीं लहर में आ गए हैं, वेव्स में आ गए, इसके बाद 6वीं 7वीं और फिर ये बंद करो, फिर ये तमाम चीजें करेंगे। लेकिन मैं यही पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब कि ये जब आप ये कहते हैं कि वी हैव टू लिव विद इट, तो इसका मतलब यही है कि एक लहर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ये सिलसिला रुकने नहीं वाला, ये म्यूटेशन होती रहेगी और ये अब एक लगातार सिलसिला है, राइट? देखिए, ये जब तक दुनिया में 80 से 85% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे दुनिया में,
तब तक ये वेरिएंट बनता रहेगा और आप डिफरेंट वेरिएंट्स आते रहेंगे और जब वेरिएंट आएंगे तो फिर आप जो है ये समझ लें कि उसका फिर सामना करेंगे और डिपेंड करता है कि आपके मुल्क में कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं, कितने लोग इम्यून हैं, कितने लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। सारी चीजें देखते हुए उसका असर पड़ेगा और हमें साथ ही साथ हॉस्पिटल्स की जो तादाद है बेड की और उसकी इक्विपमेंट्स की और इसकी तमाम दवाइयों की, उसको भी साथ साथ जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम बहुत आसानी से इसको आराम से कूप कर सकते हैं। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। इस वक्त देखें सूरत हाल सर्दी की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, कोरोना वायरस भी है, डेंगू का भी वायरस चल रहा है, फिर टाइफाइड भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप उनके साथ भी रह रहे हैं ना, तो आपको इस वायरस के साथ भी जिस तरह से पानी हम उबाल के पीते हैं, हम कहते हैं, तो जी आप भी मिनरल वाटर जो लोग पी सकते हैं, खरीद सकते हैं, मिनरल वाटर लेते हैं, लेकिन आपको भी कोरोना के साथ तरह से इंशाअल्लाह ताला जब ये इम्यून हो जाएंगे, डॉक्टर साहब, एक बड़ा वैक्सीनेट अहम हो सवाल जाएंगे, जो आजकल तो लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आजकल बहुत मुश्किल हो गया डिफरेंशिएट करना, क्योंकि आपने कहा कि वायरल इन्फेक्शंस भी चल रहे हैं, सर्दी नज़ला ज़ुकाम भी चल रहा है, इन्फ्लुएंजा, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया कि किस तरह से आप डिफरेंशिएट करें या किस तरह से ये पता लगाएं कि आप कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। तो कुछ ख़ास सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमें बता सकते हैं या एक अलार्म का काम कर सकते हैं हमारे लिए कि ओमिक्रॉन जो है वो है हो गया है हमें या हम उसमें मुब्तला हो गए? देखिए, मैं जो पेशेंट देख रहा हूँ ना, और जो मेरे दोस्त डॉक्टर जो देख रहे हैं, जो पेशेंट्स की हिस्ट्री आती है, देखिए फ्लू के अंदर तो बहुत आसानी से नज़ला जुकाम, नाक बहरी होती है और गले में खराश होती है, खांसी, हल्का बुखार भी हो गया, यही सेम सिम्टम उसमें भी होता है। लेकिन कोरोना में भी यही सिम्टम होता है ओमिक्रॉन के, लेकिन इस ओमिक्रॉन के अंदर शदीद दर्द होता है जिस्म में, खासकर टांगों के अंदर लोगों ने बताया है, कमर में बताया है। तो फ्लू में इस तरह का नहीं होता है। कुछ लोगों को डायरिया भी हुआ है, कुछ लोगों को भूख नहीं लग रही है, तो ये चीजें हैं। हाँ, वो जो पुरानी वाली बात थी कोरोना की, सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो हम कहते थे कि फौरन तौर पे आप हॉस्पिटल जाएं, वो वाली सिस्टम नहीं होता है। सूंघने की ताकत बरकरार रहती है, वो लॉस नहीं होता है, टेस्ट रहता है। तो लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं, इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर किसी को बुखार है, नज़ला जुकाम है, तो वो होशियार हो जाए जरूर, अपने को आप करे, ये नहीं कि भागना दौड़ना शुरू कर दे कि जी सुबह तो बुखार था अब नहीं है, थोड़ा सा आराम कर ले। इसमें बुखार होता है, फिर उतर जाता है, फिर होता है, तो आपको 1-2 दिन चेक कर ले अपने आप को तो ज्यादा बेहतर है। और अपनी ग़िज़ा को बहुत अच्छा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि इस वायरस से बचें या इस पे हावी हो जाए। तो आपको पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। सर्दियों में लोग पानी नहीं पीते, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है। जूस है, सूप है, दूध है और अच्छी ग़िज़ा यानी कि सब्जी, दाल, मछली, अंडा वगैरह, इस तरह की चीजें, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, अगर आप इस तरह की चीजें लेते रहेंगे तो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत ज्यादा हो जाएगी और आप पे ये हमला आवर जरा अगर हुआ भी तो इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया और जी, वैक्सीनेट कराते हैं। बहुत शुक्रिया। वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की गुफ्तगू जो है वो हमारे साथ की है। आजकल वही वाली चीज़ है कि अब आप बहुत आसानी से शायद उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के जो मरीज़ हैं वो टांगों और कमर में यानी या फिर बॉडी में एक दर्द की शिकायत जो है वो करते हैं। नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, बुखार ये तो सब चल ही रहा है, लेकिन इससे आप पहचान सकते हैं और ज़्यादा मोहतात हो सकते हैं कि आप शायद इस वायरस में मुब्तला तो नहीं हो गए। और दूसरा बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने कही कि अपने खाने पीने का ख्याल रखें, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी किस्म के वायरस या जर्म से लड़ने के लिए। वो होगी तो यकीनन आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। कोरोना उतना आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना एक ऐसी बॉडी को पहुंचा सकता है जिसमें इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक तरफ मिनी बजट के हवाले से हुकूमत तैयारी कर रही थी तो दूसरी तरफ वो किसान और ज़राअत का पेशा जो मईशत की रीढ़ की हड्डी की तरह समझा जाता है, वो गंदम की फसल के लिए खाद तलाश करते करते दरबदर की ठोकरें खा रहा है। इस वक्त मुल्क में गंदम की फसल के लिए यूरिया और डीएपी का मिलना किसी मुजज़े से कम नहीं है। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में यूरिया और डीएपी की किल्लत में महंगे रेट्स ने किसान की कमर तोड़ कर रख दी है। सीजन के आगाज से ही यूरिया और डीएपी की किल्लत से मुतालिक आवाजें उठना शुरू हो गई थी। हुकूमत के अंदर ही महकमा ज़राअत के
सरकारों की जानिब से रिपोर्ट्स तक दी गई कि गंदम की बुवाई के वक्त से लेकर गंदम की कटाई तक खाद की अदम फराहमी से गंदम की फी एकड़ पैदावार के हवाले से खदशात पैदा हो गए हैं। सोने पे सुहागा ये था कि हुकूमत ने गंदम की पैदावार का हदफ भी गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2 करोड़ 73 लाख टन से बढ़ाकर 3 करोड़ टन कर दिया है। 3 दिसंबर को खबर आती है जी कि वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार के मुताबिक इस साल मुल्की तारीख में यूरिया की सबसे ज्यादा 34 लाख टन पैदावार हुई है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार इस बात का भी इंकशाफ करते हैं कि आलमी मंडी के मुकाबले में पाकिस्तान में यूरिया सस्ती फरोख्त कर रहे हैं। यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ हुकूमत की बर्वक्त कार्रवाई से एक ही हफ्ते में यूरिया की फी बोरी कीमत 400 रुपए कम हुई है। इजलास में खुसरो बख्तियार ने बताया कि पाकिस्तान में यूरिया की फी बोरी कीमत 1766 रुपए तय की गई, जबकि आलमी मंडी में 10,000 फी बोरी यूरिया जो है वो फरोख्त हो रही है। हैरत की बात यह है कि वफाकी वज़ीर ज़मीनी हक़ाइक़ से इतना नाइल्म कैसे हैं कि यूरिया की बोरी इस वक्त मार्केट में ब्लैक की जा रही है और तकरीबन 7,000 रुपए, जबकि DAP इस वक्त ब्लैक मार्केट में 11,000 के करीब फरोख्त की जा रही है। खाद की किल्लत और महंगी फरोख्त की गूंज असम्बली तक पहुंची तो अपोजिशन लीडर्स किसानों के मसाइल पर हुकूमत से सवाल करते रहे। यूरिया उसकी कीमत 1200 रुपए थी, आज वो 3700 रुपए पे है, 3700 रुपए पे। अपोजिशन के जवाब में हुकूमत के वज़ीर तवानाई क्या कहते रहे, जरा वो भी सुन लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमें मालूम है कि यूरिया की शॉर्टेज है, इसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इसकी वजह यह नहीं है कि पाकिस्तान में यूरिया की पैदावार कम हुई है। पाकिस्तान में यूरिया की 2021 में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा पैदावार हुई है और 2009 से लेकर पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा सेल यूरिया की 2021 में हुई। आलमी मंडी में DAP, क्योंकि 70% पाकिस्तान में DAP इंपोर्ट होती है, आलमी मंडी में उसकी कीमत 3 गुना बढ़ गई। सही, वफाकी वजीर ने किल्लत को आर्जी और मसनूई करार दे दिया, जबकि मुल्क भर में किसान खाद के किल्लत और ब्लैक में फरोख्त होने के लिए दिए जा रहे हैं। PTI की हुकूमत ने किसान को हमेशा से मुआशी अहमियत दी, मगर हुकूमती बदइंतजामी और नाअहली की वजह से ये किसान अब खसारे में जाने लगा है। बल्कि ना सिर्फ किसान, हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में मुल्क में आटे और गंदम का एक बार फिर से बहरान आ सकता है और माफिया एक बार फिर से हुकूमत की नाक के नीचे अरबों रुपए का चूना अवाम को लगा दे। वज़ीर आज़म ने अपने विजन के तहत बहावलपुर में कन्वेंशन से खिताब करते हुए किसान कार्ड के तहत किसान को बराह रास्त खाद, बीज, दवाई, बिजली पर सब्सिडी देने का वादा किया। लेकिन आज किसान इन सब चीजों के लिए धक्के खा रहा है, जबकि नाकामी और नाअहली की मिसाल देखिए कि वज़रा सिंध से अफगानिस्तान खाद की स्मगलिंग के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आखिर PTI की हुकूमत खाद की फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम क्यों हो गई है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खोखर, सदर किसान इत्तेहाद। खालिद खोखर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आलमी मार्केट में यूरिया की कीमत ज़्यादा थी इसलिए ब्लैक हो गई, जिसका नुकसान अब किसान को भुगतना पड़ रहा है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में आज का जो यूरिया का रेट है वो तकरीबन को 11,000 रुपए है। अच्छा। और पाकिस्तान में जो कंट्रोल रेट है वो 1768 रुपए है, लेकिन उसके बदले का, क्योंकि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में होल्डिंग भी हुई है और स्मगलिंग भी हुई है पाकिस्तान से। जो भी पाकिस्तान में जिस चीज की कीमत जब कम होती है इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा होती है तो यहाँ से स्मगलिंग हो जाती है, जिस तरह पिछले सालों में गंदम की हुई है कि इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तान में कीमत कम थी, स्मगलिंग हो गई और बिल्कुल उससे जो नुकसान हुआ वो आम आदमी का हुआ। और खाद में जो नुकसान हुआ वो काश्तकार का हुआ। काश्तकार इस वक्त कोई शक नहीं लाइनों में लगे हुए हैं, उनको दिक्कत पेश आ रही है। पहले DAP का इशू बना, DAP का भी इशू यही था कि DAP क्योंकि हमारी इंपोर्ट होती है, बाहर से आती है और इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट बहुत ऊपर चला गया। यानी जो हमें पहले कराची पहुंच होती थी कुछ 2700, 2800 रुपए में, वो आ गया इस आज का है कोई 9,000, 9,500 इसके लगभग वो पहुंच रही है। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से काश्तकार ने तकरीबन 17 से 20% फास्फोरस यानी कि DAP वगैरह का इस्तेमाल कम किया। उसके बाद यूरिया का इशू बना, क्योंकि यूरिया में हमारी जो प्रोडक्शन है वो 6.5 मिलियन टन है जो हमारी कैपेसिटी है, और हमारी जो खपत है पाकिस्तान में वो तकरीबन 6.3, 6.4 मिलियन टन है। हाँ, अलबत्ता ये हुआ कि जून में हमारे 2 प्लांट बंद हुए गैस की बंदिश की वजह से। उस वक्त भी हमने शोर मचाया, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की और उसके बाद 3 माह बाद वो प्लांट चल गए। मैं समझता हूँ अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट अप ना जाता तो पाकिस्तान में कोई इशू नहीं बना था अगर स्मगलिंग कंट्रोल हो जाती। अब स्मगलिंग को या होल्डिंग को कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट का काम है, काश्तकार का काम नहीं है। काश्तकार के बस में नहीं है ये चीजें वो कर सके। फिर ये है कि स्मगलिंग का हमारे पास कोई डेटा भी नहीं होता कि हम कह सकें कि 1 लाख टन गई है, 4 लाख टन गई है, 5 लाख टन गई है, या
जितनी भी गई है उसका काश्तकार के पास कोई डेटा नहीं होता। हाँ, मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि इस कमी के सबब जो इस वक्त डीएपी का इस्तेमाल कम हुआ है, 17 से 20% कम हुआ है, सेम इस तरह इंडिया में भी हुआ है। वहां भी यूरिया की शॉर्टेज है और डीएपी की शॉर्टेज है, वहां भी खादों का इस्तेमाल कम हुआ है। खदशा ये है कि गंदम की पैदावार 5 से 10% इफेक्ट हो सकती है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी 5 से 10% पैदावार कम होती है, अगर ये दोनों बड़े मुल्क इंटरनेशनल मार्केट में गंदम खरीदने के लिए जाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही रेट 25-26 है, फिर ये 3,500-4,000 पे जा सकता है। क्योंकि हमने गंदम परचेज करनी होती है यूक्रेन से या रशिया से। यूक्रेन से मैक्सिमम ऑर्डर बुक करवा लिया मिडल ईस्ट ने, और रशिया और फिर यूक्रेन की जंग का भी खदशा है, यानी कि वो भी हालात खराब हो सकते हैं। हम अल्लाह ताला से अब दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी गंदम जो हमने काश की है जिसमें कम खाद डाली, अल्लाह भी इसमें बरकत डाले, वो डाल सकता है उसमें। ये खालिद साहब, ये जो गैस की बंदिश रही, फैक्ट्रियां बंद रही, उसने भी कोई कंट्रीब्यूट किया है इसके अंदर? देखें जी, उसमें तकरीबन 2.25 लाख टन की कमी आई। दो प्लांट थे, एक एग्रीटेक था और एक फातिमा फर्सा, उसमें 2.25 लाख टन जो है ना वो कम पैदा हुई, बन सकी पाकिस्तान में। और अगर वो बंद ना होते तो साफ ज़ाहिर है अगर 2.25 लाख टन और ऐड होता, जिस तरह अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से 1 लाख टन, 2.25 लाख तो हमारी अपनी कमी आ गई। लेकिन उस वक्त क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट इतनी ज्यादा नहीं थी, ये भी मैं आपको अर्ज करूं, यानी कि स्मगलिंग का खर्चा नहीं था। स्मगलिंग उसके बाद शुरू हो रही है कि इंटरनेशनल मार्केट अब चलेगी और उससे स्मगलिंग शुरू हो गई। लेकिन उसमें यह है कि खुसरो बख्तियार साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सारे हालात ना बताए। लेकिन ना, मैं एज ए काश्तकार, हम 6 माह पहले जून में हम बता रहे हैं कि ये इशू बन रहा है, फिर हमने सितंबर में बात की, फिर हमने लेटर भी लिखे, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की, वहां भी रिक्वेस्ट की कि ये शॉर्टेज आ सकती है। ये फर्ज बनता था फेडरल मिनिस्टर इंडस्ट्री खुसरो बख्तियार साहब का कि वो ये डेटा लेते, ये देखते सारा कुछ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। ठीक। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का भी यकीनन अंदेशा तो है खालिद खोखर साहब, क्योंकि बॉर्डर अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक वो बॉर्डर जो है अब वो बंद हो चुका है। तकरीबन 7-8 या 9% कह रहे हैं कि अभी वहाँ पर बाढ़ लगने का काम बाकी है, तो वहाँ पर तो बंद हो चुका। स्मगलिंग किस तरह से हो रही है? क्या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है? देखिए जी, स्मगलिंग भी हुई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। हमारी कौम कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। जिसका जहां दांव लगता है वो जरूर कोशिश करता है, यानी कि हुकूमतें बेबस हो जाती है उन माफिया के सामने। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले तो होल्डिंग शुरू हुई जब खदशा था कि जीएसटी लग रही है इसके ऊपर, ठीक है, फर्टिलाइजर के ऊपर। उन लोगों ने उस वक्त की कि 17% जीएसटी लगेगी, उसका इम्पैक्ट बनता 20-22% है, हम 20-22% उसका फायदा उठा लेंगे। फिर गवर्नमेंट ने मेहरबानी की, वो जीएसटी ना लगी, और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में रेट अप होना शुरू, यानी कि रेट इतना, आप किसी ने सोचा था कि 11,000 पे इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट होगा? यानी कि ये तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। लेकिन बहरहाल मैं एक चीज कहूंगा इस मौके के ऊपर, अपोजिशन से भी और हुकूमत से भी, दुनिया में नंबर 1 इशू फूड सिक्योरिटी है। खुदा के लिए जातियात से बाहर निकल के एक दूसरे के खिलाफ बातें करने की बजाय आए मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचे, इस फूड सिक्योरिटी के लिए सोचे, क्योंकि अगले 10 साल फूड सिक्योरिटी के बड़े इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़े अहम है। और हमें अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है, हमारे पास सब कुछ है। आज देखें ना, हम कितने बदकिस्मत लोग हैं कि आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई $4 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, हमारे 17 अजला हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह, पिछले 30-40 साल से हमने रिसर्च पे तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल ही हम दुनिया जदीद रिसर्च की तरफ चली गई, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई, लेकिन हम सिर्फ बातें करते रहे, मीटिंगें करते रहे 30-40 साल, हमने कुछ भी नहीं किया। खालिद साहब, आपकी भी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, आपने ये पॉइंट वहां पर उठाए थे, फिर आपने वहां बैठे ये भी कहा कि 80-90 अरब रुपया डायरेक्टली किसान की जेब में, कि आप तो सूरत हाल बिल्कुल उलट लग रही है। किसान कार्ड के तहत कहा गया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे ये बताएगा उसका क्या फायदा हुआ? मेरी बात सुने, वो नहीं, वो देखे ना, जो हकीकत है, वजीर आजम साहब पाकिस्तान ने असल में 4 मई को पंजाब असेंबली में एक एक्ट पास हुआ, ठीक है, शुगर केन फैक्ट्री एक्ट। वो एक्ट ये था कि वो एक्ट पंजाब असेंबली में टेबल ही नहीं हुआ था। ये दुनिया का 8वां अजूबा था कि एक चीज असेंबली में गई नहीं और कानून बन के बाहर आ गया। वो काश्तकार का इस्तेहसाल था कि काश्तकार 30 जून तक शुगर मिल से पैसे नहीं मांग सकता था, बैंक ट्रांजैक्शन खत्म थी, और मिलों के खिलाफ अगर वो कोई भी चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, FIR नहीं हो सकती थी, मिलें चलाए, उनकी मर्जी थी। उसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा,
جس پہ وزیر اعظم نے مہربانی کی اور بہت زیادہ مہربانی کی کہ وہ کاشتکاروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہ قانون دوبارہ ایکسچینج کروایا، جس کے لیے جا کے ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. اور یقین اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ایکٹ پاس ہونے سے اس سے پہلے اسی قسم کا آرڈیننس آیا تھا، اس سے کاشتکار کی جیب میں 80-90 روپے آیا تھا، کیونکہ کاشتکار کو پوری قیمت ملنا شروع ہو گئی، پورا وزن ملنا شروع ہو گیا. جو پہلے کاشتکار کے ساتھ ریٹ میں ڈکیٹی ہوتی تھی یا وزن میں ڈکیٹی ہوتی وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے ہم نے وہ کاشتکار کا پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیا تھا اور کرتے رہیں گے. نہیں تو ابھی جو کاشتکار کے حالات ہیں خالد کھوکھر صاحب، اب تو سچویشن بالکل الٹ ہو گئی نا. مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو کسان کارڈ کی بات ہوئی کہ اس سے یہ والی سہولت ملے گی وہ والی سہولت ملے گی، تو اس سے سہولت ملی کیا ہے کسان کو؟ ایک عام کسان کیا سمجھتا ہے؟ دیکھیں جو کسان کارڈ والی بات ہے جی، میں آپ کو عرض کروں جی، کسان کارڈ والی جو بات ہے، جب اگر سبسڈی کے پیسے رکھا جائے تو کسان کارڈ کا کیا فائدہ؟ ایکچولی تو یہ ہے نا کہ سبسڈی کے لیے پیسہ رکھا جائے. جو گورنمنٹ نے 5-7 ارب اناؤنس کیا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو فرٹیلائزر کا بزنس ہے وہ 700-800 ارب کا ہے. وہ تو 1% بھی نہیں بنتا. وہ اسی طریقے سے ہے کہ میں نے 100 آدمی کو 1000 روپے دینا ہے، میں سب کو چیک دے دوں، بینک میں 1000 روپے رکھ دوں، صرف ایک آدمی آ کے لے جائے. لیکن نا وہ گورنمنٹ نے ہمیں اس لیول کی سبسڈی نہیں دی اور ہمیں سبسڈی نہیں ملی. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ چکی ہے. اور میں اس بجٹ منی بجٹ کے حوالے سے ضرور خالد کھوکھر صاحب، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر یہ جو کسان کارڈ کے حوالے سے دعوے کیے گئے ہیں یہ بالکل کھوکھلے ہیں؟ اگر کسان کارڈ کسی کام کا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سبسڈی نہیں ملی، تو پھر کسان کارڈ کا کیا فائدہ؟ جی، جب اس کے لیے اتنا پیسے مختص نہیں کیا گیا. اور میں ایک امپورٹنٹ اور بات کرنا چاہتا ہوں، جو منی بجٹ آیا ہے اس میں کاشتکار کا استحصال ہوا ہے، بلکہ فوڈ سیکورٹی کا استحصال ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے مکی کے بیج کے اوپر 17% جی ایس ٹی لگ گئی ہے، آلو کے بیج پہ جی ایس ٹی لگ گئی ہے، تمام سبزیوں کے بیج پہ جی ایس ٹی لگ گئی ہے، پھل جو جانور کھاتے ہیں اس پہ جی ایس ٹی لگ گئی ہے، جو جانوروں کے لیے چارہ کا بیج باہر سے زیادہ جی ایس ٹی لگ گئی ہے، اور چاول کے بیج کے اوپر جی ایس ٹی لگ گئی ہے، کپاس کے بیج کے اوپر جی ایس ٹی لگ گئی ہے، بنولے کے اوپر جی ایس ٹی لگ گئی ہے، زرعی آلات کے اوپر جی ایس ٹی لگ گئی ہے. لیکن میں اس میں پھر کہوں گا کہ اپوزیشن اور حکومت کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے خدا کے لیے اس زراعت کے لیے سوچے، کیونکہ یہ فوڈ سیکورٹی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ 9/11 ہوا، پابندیاں لگی آپ کے اوپر، اس زراعت نے آپ کو سہارا دیا. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، پابندیاں لگی، اس زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا. 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، کوئی بھوک سے نہیں مرا پاکستان میں. کووڈ-19 میں آپ نے 5-6 ماہ لاک ڈاؤن کیا ہے، الحمدللہ کوئی بھوکا نہیں سویا اس زراعت اور اس کسان کی وجہ سے. تو اس لیے فوڈ سیکورٹی کو اہمیت دیں. ہمیں اس وقت فوری طور پہ ایگریکلچر ایمرجنسی لگانی چاہیے، مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی حکومت کو، بجائے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے خدا کے لیے. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ٹریکٹر مارچ ہوگا سائی بال سے، تو کہاں تک جائیں گے؟ کیا حکمت عملی ہے؟ کیا مطالبات ٹیبل پہ رکھے جائیں؟ ہم کسی پارٹی کے ساتھ احتجاج میں شامل نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بن رہے. بالکل یہ اپنے طے ہوگا، پھر آپ کا اپنا احتجاج ہوگا. یہ نہیں، جب ہم کبھی کریں گے اپنا احتجاج کریں گے. ہم کسی پارٹی کا ہم حصہ نہیں بن سکتے، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بن سکتے، اور نہ ہی ہمیں بننا چاہیے. ہمارے لیے سارے معتبر ہیں، ہمارے لیے سب. ہم تو بلکہ ہم نے پہلے بھی ایک آل پارٹی ایگریکلچر ڈیزاسٹر کے اوپر کانفرنس بلائی تھی، تمام پارٹیز کو بلایا تھا، اور تمام پارٹیز کو بلا کے اور تمام پارٹیز میں عمران خان صاحب بھی تشریف لائے تھے. ہم نے تو سب سے یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے پاکستان کے لیے بیٹھ کے سوچے، فوڈ سیکورٹی کے بارے میں بیٹھ کے سوچے. ہم نے سب سے بات کی تھی، ہم آئندہ بھی کریں گے. لیکن ہمارے کسی پولیٹیکل پارٹی سے ڈائریکٹلی کوئی ریلیشن نہیں ہے. نہیں تو ابھی یہ ایشو کیسے ریزالو ہوگا؟ ابھی آپ نے کوئی پلان نہیں کیا اس کو، کسی احتجاج کو، یا آپ آگے کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کوئی مذاکرات یا پھر حکومت میں سے کسی سے بات کریں گے؟ کیا ہوگا کیا؟ دیکھیں جی، ہم پرائم منسٹر صاحب کو کل خط لکھ رہے ہیں جی، وزیر اعظم صاحب کو خط لکھ رہے ہیں. ہم ان سے ملنے کی استدعا کر رہے ہیں کہ جا کے مل کے ان کو بتائیں. ہاں، اگر ہماری بات نہ سنی گئی، پاکستان کی خاطر، اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کی خاطر ہم ہما قسم پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی تیار رہیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں کرنا پڑا تو ہم کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیونکہ اس وقت ہماری جو بجلی کا ریٹ ہے وہ آج سن کے حیران ہوگی. کسی کاشتکار کو اس ماہ یونٹ جو پڑ رہا ہے وہ 20 کا ہے، کسی کا 30 روپے کا یونٹ ہے، کسی کا 100 روپے کا یونٹ ہے، کسی کا 500 روپے کا یونٹ ہے، اور کسی کا 1000 روپے ایک یونٹ کا ریٹ بنا ہے. اس دفعہ مختلف لوگوں کا مختلف ریٹ ہے. کاشتکار کے میں پریشانی کے، اس کے جذبات کا لفظوں میں یاد کر کے نہیں بتا سکتا وہ کتنی تکلیف میں ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر واضح کرتا چلو، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے پروٹیسٹ یا احتجاج میں پاکستان کسان اتحاد شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے،
ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एहतजाज नहीं, एहतजाज होगा तो अपना एहतजाज होगा। खालिद खोखर साहब, पहले वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की जाएगी कि वो मिल बैठ कर अगर उनकी बात सुन ली जाती है तो फिर वो एहतजाज की तरफ नहीं जाएंगे। बड़े अफसोस की बात है, ये जब हम छोटे छोटे होते थे तो अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान का इन्हसार जो है वो 70 से 80% जो है इसकी आबादी का ज़राअत पर होता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा उस बात को जब टेक्स्ट बुक्स में ये पढ़ाया जाता था, और अभी भी शायद पढ़ाया जाता होगा। लेकिन उसके बाद इस तरह के क्राइसिस का शिकार हो जाना एक ऐसे मुल्क का यकीनन एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसको यकीनन हुकूमत वक्त को इस पर नज़र रखनी चाहिए, इसको मिल बैठ कर इसका हल जो है वो निकालना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। वेलकम बैक। महंगाई के अलावा पीटीआई की हुकूमत को इत्तेहादी जमातों, ऑपोजिशन, मीडिया से ही तनकीद का सामना नहीं रहा। हुकूमत की कारकर्दगी पर ऑपोजिशन पहले दिन से सरापा एहतजाज है, मगर गैस की फराहमी, महंगाई, IMF से मुआहदा, पेट्रोल की आसमान को छूती हुई कीमतों पर पार्टी के अपने ही रहनुमाओं से खतरा होने लगा है। इसी खतरे को भांपते हुए पीटीआई की क़यादत की जानिब से आउटस्पोकन MNA और पीटीआई के कारकुन नूर आलम खान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात करने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि ये नोटिस पार्टी के सूबाई सदर KPK परवेज खटक की जानिब से जारी किया गया है। मगर सवाल ये है कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी में ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि पार्टी को शो कॉज नोटिस ही जारी करना पड़ गया। नूर आलम खान साहब जो है वो हमेशा से असम्बली में अपने हल्के के अवाम के मसाइल को उजागर करने और उनके हक के लिए पार्टी लीडरशिप और वज़रा से बहस करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बार वज़रा को ECL पर डालकर मुल्क के हालात को बेहतर करने की तजवीज़ पर पार्टी रहनुमाओं के निशाने पर आ ही गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी के बाद पीटीआई के अपने घर यानी खैबर पख्तूनख्वा से उठने वाली आवाज़ें पीटीआई को मुश्किलात से दो चार कर सकती हैं। गुज़श्ता दिनों मिनी बजट के हवाले से पार्लिमानी इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दिफा परवेज खटक की जानिब से भी गैस के मामले पर वज़ीर आज़म से बहस ने पार्टी के अंदर मौजूदा हालात पर पाई जाने वाली बेचैनी को आवाम के सामने काफ़ी हद तक खोल के रख दिया है। कौमी असम्बली के मेंबरान की जानिब से वज़ीर आज़म को मुसलसल वोट देने और हालत कंट्रोल से बाहर होने पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और महंगाई की वजह से मेंबरान कौमी असम्बली अपने हलकों में आवाम का सामना करने से भी कासिर है। पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से जब भी बात की जाती है तो पीटीआई जमहूरियत का राग अलापती है। हमेशा ये कहा जाता है कि पार्टी के अंदर बोलने और अपनी राय देने का हक सबको है, मगर असम्बली में नूर आलम की तनकीद के बाद परवेज खटक की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी किए जाने पर पार्टी के अंदर जमहूरियत के पोल को इस चीज़ ने खोल कर रख दिया है कि पार्लिमानी मीटिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने परवेज खटक की जगह कोई और इस तरह बोलता तो उसको भी शो कॉज नोटिस जारी होता, और परवेज खटक को नोटिस क्यों नहीं जारी हो सका, इसी पर हम बात करेंगे। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई हैं। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब। असम्बली में वज़रा को जो है वो जिम्मेदार ठहराया मुल्क के हालात का, जिस पर शो कॉज नोटिस जारी हुआ है नूर आलम खान को। अहमद साहब, ऐसा लग रहा है कि पार्टी रहनुमा को अब अपोजिशन से नहीं बल्कि अपनी सफ़ों में जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से अब खतरा है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि पार्टी का इस वक्त या पीटीआई की हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो है वो ना तो किसी के स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से है या सच बोलने से है। मैं ये समझता हूं कि पीटीआई की अपनी कारकर्दगी जो है वो हर रोज एक बड़ा सवालिया निशान है और उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं है। और जब उनकी पार्टी के अंदर ही जब लोग सच बात करते हैं तो जाहिर है कि खोखले निज़ाम को अपनी उस वीकनेस का, अपनी कमजोरी का एहसास होता है, तो और तो वो कुछ कर नहीं सकते। जो पार्टी के अंदर हैं उनको शो कॉज नोटिस भेज देते हैं, यही इनकी औकात है और यही इनकी टोटल हिम्मत है। लेकिन जो हकीकत है इस वक्त, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो तो ये है कि इस मुल्क में एहतसाब का सबसे बड़ा नारा लगाने वाली पार्टी और सबसे बड़ा नारा लगाने वाला लीडर इमरान खान अपने 3.5 साल में अपोजिशन लीडर्स में से किसी की भी करप्शन को साबित करके अदालतों से सजा नहीं दिलवा सका। तो ये तो एक बड़ी हकीकत है। इसके दो ही कंक्लूजन निकल सकते हैं और इसका फैसला अवाम ने करना है। कंक्लूजन नंबर 1 कि ये अपोजिशन लीडर जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे ये सारे क्लीन हैं, ये साफ सुथरे हैं, क्योंकि साबित कुछ नहीं हुआ 3.5 साल में। या फिर ये हुकूमत जो है वो इतनी नकम्मी, नालायक और नाअहल है कि तमाम रिसोर्सेज होने के बावजूद, तमाम मुल्क के अदारे इनके नीचे होने के बावजूद ये इसको साबित नहीं कर सके।
پھر اگر ہم بات کریں مری اور سائیوال جیسے انسیڈنٹس کی تو آپ نے کل ہی شاید دیکھا ہوگا کہ ایک عدالت میں وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو پروسیکیوٹر تھے وہ نہیں پہنچ سکے. ایک 60-65 سال کا بزرگ آدمی لاہور سے چل کے عدالت میں پہنچ گیا لیکن وہاں پہ پروسیکیوٹر ہی نہیں موجود تھا. یہ وہ انسیڈنٹ ہے جس میں آپ کو ان معصوم بچوں کی شکلیں یاد ہوں گی جن کے سامنے ان کے والدین کو گولیوں سے بھون دیا گیا. اور اس ملک کے وزیر اعظم نے بڑے دعوے کیے تھے, بڑی ٹویٹیں کی تھیں, لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ان معصوموں کو انصاف دلانے کے لیے اس حکومت کا پروسیکیوٹر عدالت میں بھی نہیں پہنچتا. اور اگر مری کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ بھی صورتحال یہی ہے. اور دونوں ایسے سانحے ہیں کہ جن کے اوپر کسی بھی درد مند کا جو ہے وہ دل دہل جاتا ہے. کوئی بھی اس کے اوپر جس کے بچے ہوں, جس کی بچیاں ہوں, وہ ان کے چہرے دیکھ کے اس کو اپنے بچے یاد آتے ہیں. لیکن یہاں پہ صورتحال بالکل مختلف ہے, بے حسی کی انتہا ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ خطرات ہیں اصل میں, یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب نہیں ہے. تو جو بھی کوئی اندر سے آواز آتی ہے تو یہ گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ احمد جواد صاحب, اب یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر یہ جو ہے شو کاز نوٹس جاری ہوا, لیکن ایک دو دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب سے وزیر اعظم صاحب کی تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی تھی, تو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی تو شاید وہ بھی تھی, وہاں پر بھی شو کاز نوٹس جاری ہو سکتا تھا لیکن وہاں پر نہیں ہوا. دیکھیں اب ظاہر ہے کہ جو حکومت اور جو پارٹی بیساکھیوں کے سارے چل رہی ہو تو وہ اپنی بیساکھیوں کو تو نہیں نہ چھوڑتی. وہ ہاں نور عالم کے اوپر وہ ضرور ایک شو کاز نوٹس بھیج دیں گے, مجھے بھیج دیں گے, لیکن جن بیساکھیوں کے سہارے وہ چل رہے ہیں, پرویز خٹک جو ہے وہ ایک بڑی کے پی کے حوالے سے ایک بڑی پولیٹیکل لابی کو لیڈ کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی کی حکومت اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ پرویز خٹک کے خلاف چلے جائیں. اگر وہ پرویز خٹک کے خلاف چلے گئے تو وہ فیڈرل میں بھی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور کے پی کے اندر بھی ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ ان کی بیساکھیاں بہت ساری ہیں, تو جو بیساکھیوں کے سارے چل رہے ہوتے ہیں ان میں کہاں پہ یہ ہمت ہے کہ وہ کسی طاقتور کو شو کاز بھیجیں یا کسی طاقتور کو سزا دلوا سکیں. احمد جواد صاحب اپنے ہی ایک اور نعرے کی نفی ہو گئی یا اس کو نگیٹ کر دیا گیا, کہا گیا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان. تو ایک پاکستان تو نہیں ہے, طاقتور کے سامنے تو نہیں بولتے, جہاں پر فائدہ ہے یا جہاں پر نقصان افورڈ نہیں ہو سکتا وہاں پر تو شو کاز نوٹس بھی جاری نہیں ہوتا. دیکھیں ان کو ایک شو کاز نوٹس اپنے آپ کو دینا چاہیے. یہ جو پاناما کے اوپر اتنا اس ملک میں احتساب کا ڈرامہ رچایا گیا اور اس میں ایک سیاستدان کو میاں نواز شریف کو ٹارگٹ بنا کے پاناما کا مقصد حاصل کیا گیا. میرا یہ سوال ہے کہ پنڈورا لیکس کا جو انفارمیشن آئی جس میں سینکڑوں لوگ ہیں پاکستانی, وہ کیوں 2-3 دن کے بعد وہ بند ہو گیا؟ اس کے اوپر ٹویٹ ذرا نکال لیں آپ, اور اس ٹویٹ میں دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ اس ملک سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آئیں گے, ان لوگوں کو پکڑیں گے, انویسٹیگیشن ہوگی اور اس انویسٹیگیشن کا انچارج میں ہوں گا. جس چیز کا بھی انچارج یہ خود ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے, میں بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی, اور نہ صرف پنڈورا لیکس بلکہ پاناما میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں کے نام تھے جن کے خلاف اب تک کوئی کارروائی جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی, اور پھر یہی وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سیاسی انتقام جیسی جو اصطلاحات ہیں وہ وجود میں آتی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیں.